कभी कभी ऐसा लगता है ना कि कुछ लोग तो जैसे सफलता की सीढ़ियां चढ़ते ही चले जाते हैं और हम जी तोड़ मेहनत के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? इसका राज पता है कहाँ छिपा है? इंटेलिजेंस के उन 4 लेवल में, जिनकी आज हम परत दर परत पड़ताल करेंगे। ये कहानी शायद बहुत से लोगों को अपनी लगेगी। एग्जाम में हमेशा टॉप किया है ना, पर जिंदगी के एग्जाम में बस एवरेज। दिमाग तो बहुत तेज चलता है, पर जब बड़े फैसले लेने की बारी आती है तो सब उलझ जाता है। ऑफिस में दिन रात एक कर देते हैं, लेकिन प्रमोशन वो किसी और को मिल जाता है। तो सवाल यही है कि भाई इतनी स्मार्टनेस और मेहनत जा कहाँ रही है? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक सफर पे निकलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आईक्यू का जाल, फिर समझेंगे रचनात्मक बुद्धि क्या होती है, उसके बाद कार्यकारी बुद्धि की बात करेंगे और आखिर में सबसे जरूरी किंग कंट्रोल बटन को समझने की कोशिश करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इंटेलिजेंस की पहली और सबसे जानी पहचानी परत से, यानी कि आईक्यू से। लेकिन जैसा हम देखेंगे, ये कहानी का बस पहला पन्ना है, पूरी किताब नहीं। स्कूल के दिन तो याद ही होंगे, है ना, जब अच्छे नंबर लाना ही सबसे बड़ी समझदारी की निशानी थी। वो सब दरअसल आईक्यू का ही खेल था। तेजी से सोचना, चीजें रट लेना, लॉजिक लगाना, ये इंटेलिजेंस की पहली सीढ़ी है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि ये सीढ़ी हमें सिर्फ एक मंजिल तक ही ले जा सकती है और असली सफर तो उसके बाद शुरू होता है। और ये कोई हवा हवाई बात नहीं है, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। स्टडीज ये बताती हैं कि एक बार किसी का आईक्यू 120 से 125 के लेवल पर पहुंच गया ना, तो उसके बाद आईक्यू में हर बढ़ोतरी असल जिंदगी की सक्सेस में सिर्फ 5 से 15% का ही फर्क लाती है। मतलब एक लिमिट के बाद आईक्यू का गेम खत्म हो जाता है। तो फिर असली गेम चेंजर क्या है? चलिए अब उस पर आते हैं। तो अब आते हैं इंटेलिजेंस के दूसरे लेवल पे। ये वो लेवल है जहां हम सिर्फ दिए गए सवालों के जवाब नहीं ढूंढते, बल्कि सवाल को ही बदल देते हैं। इसे समझने के लिए चलते हैं वर्ल्ड वॉर 2 के दौर में। नाजियों के पास एक कमाल की कोड मशीन थी, नाम था एनिग्मा। ये मशीन हर दिन 160 क्विंटिलियन अलग अलग कोड बना सकती थी। मतलब इतना बड़ा नंबर कि सोचकर ही दिमाग घूम जाए। इसे तोड़ने के लिए 10,000 टॉप के एक्सपर्ट्स लगाए गए, लेकिन सब फेल हो गए। क्यों? क्योंकि वो हर कॉम्बिनेशन को एक एक करके ट्राई कर रहे थे। और फिर कहानी में एंट्री होती है एलन ट्यूरिंग की, जहां वो 10,000 एक्सपर्ट्स एक ही सवाल में उलझे थे कि इस मशीन को कैसे तोड़ें। ट्यूरिंग ने एक बिल्कुल अलग सवाल पूछा। उन्होंने पूछा, ठीक है, मशीन तो है, पर इस मशीन को चला कौन रहा है? जवाब था, इंसान। और बस इसी एक सवाल ने सारा खेल पलट दिया। ट्यूरिंग को पता था कि मशीन कितनी भी कॉम्प्लेक्स हो, उसे चलाने वाले इंसानों की आदतें होती हैं। वो लोग रोज सुबह मौसम की रिपोर्ट भेजते थे, हर मैसेज को हील हिटलर से खत्म करते थे। ट्यूरिंग ने बस इन्हीं आदतों को पकड़ा, साथ ही उन्होंने मशीन की एक कमी भी ढूंढ निकाली। इन दोनों चीजों को मिलाकर अचानक से 99.99% कॉम्बिनेशन बेकार हो गए और कोड क्रैक हो गया। और ये सिर्फ एक कोड तोड़ना नहीं था। माना जाता है कि ट्यूरिंग के इस एक काम ने वर्ल्ड वॉर को 2 साल पहले खत्म कर दिया। 2 साल, और इससे करीब करीब 1.5 करोड़ लोगों की जानें बचीं। सोचिए, ये होती है क्रिएटिव इंटेलिजेंस की पावर। वैसे ट्यूरिंग अकेले नहीं थे जो ऐसा सोचते थे। सदी के सबसे महान दिमागों में से एक एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कहा था कि इमेजिनेशन नॉलेज से ज्यादा पावरफुल है। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं थी, उनके दिमाग की बनावट में भी ये बात साफ दिखती थी। जब वैज्ञानिकों ने आइंस्टीन के दिमाग को स्टडी किया तो बड़ी अजीब बात पता चली। उनका दिमाग साइज में एवरेज से छोटा था, लेकिन दिमाग का एक खास हिस्सा जो कल्पना और क्रिएटिविटी के लिए जिम्मेदार है, वो 15% बड़ा था। उनका दिमाग अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ नहीं था, बल्कि एक सुपर कनेक्टेड नेटवर्क की तरह था। इसी वजह से वो फिजिक्स के मुश्किल नियमों को नंबरों में नहीं, बल्कि तस्वीरों में सोच पाते थे। तो अब तस्वीर थोड़ी साफ हो रही है। एक बार 120 आईक्यू पार हो जाए तो सिर्फ आईक्यू के भरोसे सक्सेस में 5 से 15% का ही उछाल आता है। लेकिन क्रिएटिव इंटेलिजेंस वो 25 से 35% का फर्क डाल सकती है, क्योंकि असल दुनिया में जहां कोई बने बनाए नियम नहीं होते, वहां सही जवाब देने से ज्यादा जरूरी होता है सही सवाल पूछना। लेकिन रुकिए, सिर्फ बेहतरीन आइडिया होना भी काफी नहीं है। इंटेलिजेंस का अगला लेवल इन आइडियाज और असल नतीजों के बीच का पुल है, और इसका काम है आइडियाज को मारना। 1970s में एक कंपनी थी जेरोक्स। उन्होंने एक जगह बनाई जेरोक्स पार्क,
जहां दुनिया के सबसे क्रिएटिव लोग काम करते थे। इन लोगों ने क्या क्या नहीं बनाया? कंप्यूटर माउस, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ईथरनेट, आज हम जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं वो सब वही बना था। मतलब क्रिएटिविटी का खजाना। पर आज जेरोक्स कंपनी कहाँ है? और यहीं एंट्री होती है स्टीव जॉब्स की। जेरोक्स के बोर्ड को जो चीजें 10 साल में समझ नहीं आई, जॉब्स ने वो सब सिर्फ 10 मिनट के एक टूर में देख लिया। और जब वो एप्पल वापस लौटे तो उन्होंने कुछ नया नहीं बनाया, बल्कि उन्होंने एप्पल के 20 में से 16 प्रोडक्ट्स को बंद कर दिया और पूरी कंपनी का फोकस सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स पर लगा दिया। उन्होंने एप्पल को सिंपल बनाकर बचाया और कुछ नया बनाकर नहीं। यही है एग्जीक्यूटिव इंटेलिजेंस। इसका काम नए आइडियाज लाना नहीं, बल्कि फालतू आइडियाज को खत्म करना है। ये एक आइडिया किलर है। ये 100 चीजों को ना कहती है ताकि एक सही चीज पर पूरा फोकस लगाकर उसे हकीकत में बदला जा सके। और ये पावर हमारे दिमाग के उस हिस्से से आती है जो हमारे दिमाग का सीईओ है। यही हिस्सा प्लानिंग करता है, हमें मुश्किलों में टिके रहने की हिम्मत देता है और लंबे फायदे के बारे में सोचता है। और सबसे कमाल की बात, इस सीईओ का हमारे आईक्यू से 70 से 85% तक कोई लेना देना नहीं है। तो हमारे पास आईक्यू है, क्रिएटिविटी है और फोकस के साथ काम करने की पावर भी है। लेकिन कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। अब हम पहुंच रहे हैं इंटेलिजेंस के सबसे ऊंचे और सबसे रहस्यमयी लेवल पर। एक ऐसा बटन जो इन सबको कंट्रोल करता है। हमने अभी स्टीव जॉब्स को एक हीरो की तरह देखा है ना? लेकिन कभी-कभी एक जीनियस भी एक ऐसी भयानक गलती कर सकता है जो उसकी जान पर बनाए। जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि उन्हें पैंक्रियाटिक कैंसर है, तो डॉक्टरों ने साफ-साफ कहा कि तुरंत सर्जरी करवानी होगी और उनके बचने के चांस बहुत अच्छे थे। लेकिन जॉब्स ने डॉक्टरों की बात नहीं मानी और महीनों तक एक्यूपंक्चर और फ्रूट डाइट जैसे तरीकों पर भरोसा करते रहे। ये एक जानलेवा गलती साबित हुई। ये गलती हमें बताती है कि क्रिएटिविटी और एग्जीक्यूशन के भी ऊपर इंटेलिजेंस के और भी लेवल्स हैं। एक किंग कंट्रोल बटन, जिसके हाथ में हमारी किस्मत का रिमोट होता है। ये लेवल्स इतने पावरफुल हैं कि ये हमारी असलियत को देखने के नजरिए को ही कंट्रोल करते हैं। इंटेलिजेंस के ये टॉप लेवल्स हमारी जिंदगी को चुपचाप चलाते रहते हैं और हमें इसका पता तक नहीं चलता। तो आखिरी और सबसे बड़ा सवाल यही बचता है कि हमारे इस किंग कंट्रोल बटन को कौन कंट्रोल करता है?